गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं अब रेगुलर आप लोगों से मिलूंगा, तो उसी से अभी हम लोग बात करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। समृद्धि IAS के ऑनलाइन चैनल पे मैं अभिजीत कुमार आप सभी के साथ इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ये है कि मैं ये टॉपिक आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि अभी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना साहब रिटायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे जो रिटायर्ड हो रहे हैं, और उनके जगह पर 49वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में इस पे तमाम आर्टिकल्स आ रहे हैं, है ना। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि इस पे हम लोग बातचीत करें, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है ये टॉपिक आपको UPSC यानी कि IAS के प्रारंभिक परीक्षा और PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट PSC दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्री एंड मेंस ये आपको प्री में भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा ये टॉपिक आपको मेंस एग्जाम के अंदर में भी पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को काफी समराइज वे में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, और इसके साथ ही हाई कोर्ट में यानी कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंदर में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो अभी क्या है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, और देश में पूरे 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। लेटेस्ट हाई कोर्ट जो है वो है तेलंगाना हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट्स के अंदर में किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होती है और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, दोस्तों इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो देखिए इसमें कुछ चीजें ये चर्चा में क्यों है। पहला बात जो हमने ये देखा कि भाई ये न्यूज चर्चा में क्यों है, क्यों न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जस्टिस NV रमन्ना साहब रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके जगह पर नए न्यायाधीश का आगमन हो रहा है, ठीक है। इस वजह से न्यूज चर्चा में है। और हमारे देश में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम प्रणाली से होती है। कॉलेजियम प्रणाली, तो भाई कॉलेजियम प्रणाली क्या है ये कॉलेजियम प्रणाली, और किस प्रकार से इस प्रणाली के द्वारा हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में जजों को नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, जो ये कॉलेजियम प्रणाली है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण की प्रणाली है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जज एंड ट्रांसफर ऑफ जज। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है और न्यायाधीशों का स्थानांतरण, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में न्यायाधीशों को भेज दिया जाता है। तो ये दोनों ही चीज आज के डेट में हमारे देश में कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होता है। अब देखिए, कॉलेजियम प्रणाली न तो संविधान में इसका कोई चर्चा है, ना ही किसी कानून में। मतलब यह है कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इसके बारे में ना तो संविधान में कुछ लिखा हुआ है, कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है जो कॉलेजियम के बारे में बात करता हो, और ना ही ऐसा कोई कानून भारत सरकार ने बनाया है जो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बात करता हो। तो भाई ये है क्या एक्चुअल में, ना इसका संविधान में वर्णन है, ना इसका कोई कानून है। तो ये है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से विकसित। मैं आगे आपको बताऊंगा कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वर्डिक्ट्स आए हैं, और उन वर्डिक्ट्स के अंदर में कॉलेजियम प्रणाली का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो कॉलेजियम एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट में जो होता है उसमें क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में CJI+4। देखिए, जहां कहीं भी मैंने CJI लिखा है, इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +4, और ये +4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 34 जज हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो उस 33 में से जो 4 बड़े जज होंगे, माने कि अनुभवी जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज वो, तो CJI+4, तो 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि ये 5 लोगों को मिला करके सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम बनता है। और इसी कॉलेजियम के सिफारिश पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, और साथ ही हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति होती है इसी कॉलेजियम के माध्यम से। हालांकि हाई कोर्ट के संबंध में अन्य भी कुछ बातें हैं जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि कॉलेजियम प्रणाली है क्या।
ठीक है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण की प्रणाली है। इसका ना तो संविधान में कोई चर्चा है और ना ही किसी कानून में इसके बारे में लिखा गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा विकसित हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सीजे और +4 का मतलब है अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। चलिए, इसके बाद बात है कि कॉलेजियम प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, कि कॉलेजियम सिस्टम का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है कि हमारे देश के अंदर में ये कॉलेजियम प्रणाली का जो चर्चा है ये 1980 के दशक के बाद का है। इससे पहले क्या होता था, तो संविधान ने के अनुच्छेद 124(2) के अंदर में ये लिखा हुआ था कि कोर्ट सिफारिश करेगा और कोर्ट की सिफारिश के आधार पर जो है सो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन उसमें होता क्या था कि जो कोर्ट का जो सिफारिश होता था वो सिफारिश बाध्यकारी नहीं था, इन्फोर्सेबल नहीं था। तो मतलब सरकार अपनी मनमर्जी चला सकती थी, ठीक है, सरकार भी अपनी मनमर्जी चलाती थी उसके अंदर में, ठीक है, और इसके हिसाब से नियुक्तियां होती थी। लेकिन 1970 के दशक में एक विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष, है ना, स्ट्रगल बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गया, झगड़ा स्टार्ट हो गया 1970 के दशक में। हुआ क्या था, तो हुआ यह था कि आप जानते होंगे कि 1973 के अंदर में एक बहुत बड़ा फैसला आया था। 13 जजों की बेंच थी बनी थी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। तो 1973 का जो केशवानंद भारती केस आया था, इस केस के अंदर में जो हुआ कि भाई संसद जो है वो संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है, लेकिन संविधान की मूल ढांचा को नहीं बदल सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। और दोस्तों वो जो वर्डिक्ट आया था वो 7-6 के अनुपात से आया था, यानी कि 7 लोग ये कह रहे थे कि सरकार को जो है मतलब सरकार के खिलाफ फैसला आया था, और 6 लोगों का था वो सरकार के पक्ष में फैसला था। तो इस 6 लोगों का जब सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ी बेंच बैठती है, उस बड़ी बेंच जब फैसला सुनाती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपना फैसला सुनाते हैं। तो विपक्ष में जिन्होंने फैसला सुनाया, जो हेड थे, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष को रख रहे थे, मतलब सरकार जो चाहती थी उस तरह का बात कर रहे थे, वो थे जस्टिस N.A. रॉय, ठीक है। तो जस्टिस N.A. रॉय जो थे ये 6 लोगों में से एक थे और 6 लोगों में से हेड थे। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो इस ग्रुप में से 7 लोग में से 3 लोग ऐसे थे जो वरिष्ठ थे और उनको सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनना था, जज बनना था, ठीक है। लेकिन मैडम प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, 3 वरिष्ठ जजों को इग्नोर करके और जो चौथे नंबर पे था N.A. रॉय, उनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बना दिया। अब क्या हुआ, तो इसके वजह से क्या हुआ कि कोर्ट के अंदर में एक प्रकार का लगने लगा कि कार्यपालिका का जो है सो अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है, ठीक है। और यह हस्तक्षेप यहीं पे नहीं रुका, 1977 ये मामला तो 1973 में हुआ, इसके बाद 1977 में भी एक मामला हुआ जब मैडम प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिस M.U. बेग, जो कि अभी वरिष्ठ नहीं थे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, उनको भी मुख्य न्यायाधीश बना दिया, ठीक है। उनसे भी अभी लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते थे। इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि कार्यपालिका का न्यायपालिका के अंदर में जो है वो क्या हो रहा है, अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी अनावश्यक हस्तक्षेप की वजह से 1970 के दशक में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्ट्रगल प्रारंभ हुआ, और इसी स्ट्रगल का रिजल्ट था कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है। कोर्ट पैकिंग देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, कोर्ट पैकिंग का मतलब ये है कि कोर्ट की संरचना में इंटरफेरेंस, ठीक है। सरकार ने जो कोर्ट की संरचना थी, जो कहा रहा था कि वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होगी, उसमें कोर्ट इंटरफेयर कर गई थी, इसलिए उसको कोर्ट पैकिंग बोलते हैं। और उसी 70 के दशक में क्या हो रहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सामूहिक हस्तांतरण बड़े स्तर पर, कलेक्टिवली हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनका बड़े स्तर पर ट्रांसफर किया जा रहा था, बड़े स्तर पर उनका ट्रांसफर जो है सो किया जा रहा था। तो इस वजह से भी कोर्ट जो था वो सरकार से नाराज चल रहा था, ठीक है। तो कोर्ट और सरकार के बीच एक प्रकार का कन्फ्लिक्शन चल रहा था 1970 के दशक में। तो 1973 में क्या हुआ था कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो विवाद हुआ था 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती फैसला की वजह से, जिसमें कि मैडम प्राइम मिनिस्टर ने N.A. रॉय को जो है सो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की स्थिति में नहीं थे वरिष्ठता के क्रम में, फिर भी बना दिया था। इस वजह से ये विवाद स्टार्ट हुआ। जब विवाद स्टार्ट हुआ तो पहला एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, हुआ प्रथम न्यायाधीश मामला, ठीक है, फर्स्ट जज केस।
1981, ठीक है। इसको एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम न्यायाधीश मामला को एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें परामर्शी प्रक्रिया, निर्णय आया कि देखिए भाई, कोर्ट जो है ना, कोर्ट की भूमिका जजों की नियुक्ति में केवल परामर्शी है, सलाहकारी है। मतलब कि कोर्ट सलाह देगा, यानी कि जो चीफ जस्टिस है वो केवल सलाह देगा, और सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। इट्स नॉट इम्पोर्सेबल ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार पर जो है वो बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम न्यायाधीश मामले में कि सीजीआई की राय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका पावरफुल हो गई, एग्जीक्यूटिव पावरफुल हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति के मामले में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कह रहा था वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं था, बस वो सलाहकारी था, ठीक है, एडवाइजरी था। तो एडवाइस आप माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में लगभग 12 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुछ नहीं चली, और सब कुछ किसका चल रहा था, तो गवर्नमेंट का चल रहा था, और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट्स कर रही थी, ठीक है। तो यानी कार्यपालिका जो है सो ताकतवर थी। लेकिन उसके बाद द्वितीय न्यायाधीश मामला आया, सेकंड जुडिशियल केस आया 1993। द्वितीय न्यायाधीश मामला जब आया तो उसमें 9 जजों की बेंच बैठी थी, और 9 जजों की बेंच ने एसपी गुप्ता केस को बदल दिया। एसपी गुप्ता केस का जो फैसला आया था उस केस के फैसले को बदल दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये जो कहा गया है कि सीजीआई की राय परामर्शी है, ये परामर्शी तो है लेकिन परामर्शी के साथ बाध्यकारी भी है, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 वर्ष के बाद 1993 में ये कहा गया, और यहीं से कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ। एक्चुअल में कॉलेजियम प्रणाली का विकास कब हुआ, तो 1993 के अंदर में हुआ। द्वितीय न्यायाधीश मामले में सेकंड जुडिशियल केस जो आया, जुडिशियल केस, उसमें इसका विकास हुआ। इसमें कहा गया सीजीआई +2, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड +2 मतलब कि 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ये दोनों मिल करके जब कोई एडवाइस राष्ट्रपति को करेंगे न्यायाधीश नियुक्ति के संबंध में, तो राष्ट्रपति उसको एक बार रिव्यू करने के लिए तो भेज सकता है, लेकिन अगर ये पुनः जाता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। कहने का मतलब ये है कि 1993 से अब ये हो गया कि जज ही जजों की नियुक्ति करते लगे, जज ही जजों की नियुक्ति करने लगा, यानी कि अब जज वही बनेगा जो जज चाहेगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के चाहने मानने से कुछ नहीं होने जाने को है। और ये मामला हुआ कब, तो 1993 के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया कि अब नियुक्ति भी कौन देखेगा, तो नियुक्ति भी देखेगा कॉलेजियम, और तबादला भी यानी कि ट्रांसफर भी कौन देखेगा, कॉलेजियम। तो ये हुआ 1993 के अंदर में, ये केस जब आया था तो यहाँ पे ये चीज किया गया, ठीक है। इसके बाद आया तृतीय न्यायाधीश मामला, थर्ड जुडिशियल केस, ठीक है। थर्ड जुडिशियल केस आया 1997 में। इसमें कोई केस नहीं हुआ था। इस समय देश के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन देश के राष्ट्रपति थे, और आप पढ़े होंगे संविधान के भाग 5 के अंदर में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा है, और इसी बीच में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, और राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि भाई आप मुझे ये बताइए कि जो ये परामर्शी क्षेत्राधिकार है वो किस हद तक है, कहां तक बाध्यकारी है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सीजीआई +4 यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, पहले 2 थे, 97 में 2 और बढ़ा दिए गए, और कहा गया कि ये 4 लोग मिल करके, यानी 4 ये और ये 3, ये सीजीआई, ये 5 लोग मिल करके अपने बहुमत से ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ नंबर्स कम होगा, ठीक है ना, तो वो कम नंबर्स वाले अगर एडवाइस करते हैं तो वो एडवाइस बाध्यकारी नहीं होगा, माने बहुमत है ना यहाँ पे कि भाई 5 लोग हैं तो इसमें कम से कम किसी का नाम आ रहा है तो 3 लोग उसके साथ हैं, ठीक है, मेजोरिटी होनी चाहिए। तो अगर ये मेजोरिटी वाली लोग अपना जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजेंगे तो गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य है, और गवर्नमेंट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं से एक फिक्स व्यवस्था चली गई जो आज तक चल रही है, ठीक है। और इसलिए ये इनका तबादला और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट अपने कॉलेजियम से सिफारिश करता है, कॉलेजियम सीजीआई +4, जो कि यहाँ भी मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। 4 का मतलब है अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ये सारे मिल करके जब अपना रिकमेंडेशन करते हैं तो ये रिकमेंडेशन क्या होता है कि इंफोर्सेबल होता है, और ये इंफोर्सेबल होता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, ये इंफोर्स किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए
अब एक चीज आता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो संविधान में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात है। हमने तो ये कहा कि भाई देखिए कॉलेजियम से नियुक्ति हो रही है, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था की चर्चा ना तो किसी संविधान में अंदर में है हमारे देश के, और ना ही संविधान के किसी अनुच्छेद में, और ना ही पार्लियामेंट ने इसलिए कोई एक्ट फॉर्म किया है, कुछ भी नहीं है। तो संविधान क्या कहता है, संविधान कहता है सुप्रीम कोर्ट में संविधान के बाद 5 में आर्टिकल 124 में आर्टिकल 124 का 2 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। और यहाँ पे देखिए आर्टिकल 217, ये संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 217 के अंदर में हाई कोर्ट के अंदर में जजों की नियुक्ति की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति करता है 124(2) के तहत, और हाई कोर्ट में नियुक्ति करता है 217 के तहत, ठीक है। और साथ ही हस्तांतरण भी, लेकिन ध्यान रखें कि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके सलाह पे, इस कॉलेजियम के सलाह पे। नियुक्ति भी कॉलेजियम के सलाह पे और ट्रांसफर भी कॉलेजियम के सलाह पे, ठीक है। अब कैसे होता है, तो सीजीआई वरिष्ठता के आधार पर कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये इनके सलाह के साथ ये चीजें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीआई, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं वो तो कॉलेजियम के आधार पर नियुक्त होते हैं, लेकिन जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जैसे हमने कहा कि ये पूरा मुद्दा जो आज चर्चा में है ये क्यों है, तो जस्टिस एन वी रमन्ना का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो जब भी किसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो अपने नंबर के बाद दूसरा जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वरिष्ठ अनुभवों के आधार पर जो वरिष्ठ होता है, उस व्यक्ति का नाम का रिकमेंडेशन क्या करता है, ये भेजता है किसको, कानून मंत्री को, है ना, कानून मंत्री को, लॉ मिनिस्टर को, ठीक है। तो अभी जैसे कि एन वी रमन्ना साहब रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ये रिकमेंडेशन किसको भेजेंगे, कानून मंत्री को, कानून मंत्री भेजेंगे प्रधानमंत्री को, अब प्रधानमंत्री भेजेंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। फिर राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेंगे। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो वरिष्ठता के आधार पर ही नियुक्त होता है, ठीक है। वो जो वरिष्ठ आदमी है, जो सीनियर मोस्ट जज है, वही उसके अंदर पे नियुक्त होता है, ठीक है। और इसके लिए जो तात्कालिक सीजीआई है वही रिकमेंडेशन देता है। इसका मतलब यह कि जो सीजीआई है वो अपना उत्तराधिकारी चुन करके जाता है कि मेरा सक्सेसर कौन होगा, ठीक है। तो ये वही होता है जो वरिष्ठता के आधार पर। तो सीजीआई की नियुक्ति आज भी वरिष्ठता के आधार पर होती है। तात्कालिक सीजीआई कानून मंत्री को रिकमेंड करता है, कानून मंत्री प्रधानमंत्री को रिकमेंड करता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। ये बात भी आर्टिकल 124(2) में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब है कि भाई अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, तो है कि सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऐसे नियुक्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं सीजीआई +4, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये मिल करके डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा। और इसका रिकमेंडेशन ये लोग किसको भेजते हैं, फिर यही कानून मंत्री को, कानून मंत्री प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। और जैसा कि हमने कहा कि सीजीआई +4 भी पूर्णतः डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक है इन द सेंस ऑफ कि जिस नाम के साथ मेजोरिटी होगी उसी नाम को माना जाएगा, जिस नाम के साथ मेजोरिटी नहीं होगी राष्ट्रपति उसका बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो उम्मीद करते हैं कि सीजीआई का नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति समझ गए होंगे कि कैसे होता है। हाई कोर्ट में कैसे होता है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हर हाई कोर्ट में, जैसे अगर मैं बिहार से आप सभी से बात कर रहा हूं तो बिहार के अंदर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल साहब है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो किसी भी हाई कोर्ट, वर्तमान में हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट के, हर हाई कोर्ट का अपना एक सीजे होगा। सीजे का मतलब है चीफ जस्टिस, ठीक है। तो उस हाई कोर्ट का अपना एक चीफ जस्टिस होगा। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। कैसे करता है, तो सीजीआई और एनएससी कॉलेजियम, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, ठीक है, और सीजीआई, ठीक है। तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होता है ये। और कंसर्न स्टेट, जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी, ठीक है, बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो कैसे होगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में कौन है, सीजीआई +4, ठीक है। तो वो लोग बात करेंगे कहां से उठाएंगे, तो बिहार के जो राज्यपाल है उस राज्यपाल से बात करेंगे, और बिहार के राज्यपाल से बात करके और पटना हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देंगे। और ध्यान रहे कि जिस किसी भी स्टेट में जो चीफ जस्टिस होता है वो उस स्टेट का नहीं होता है, इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं लेकिन जो चीफ जस्टिस होगा वो उस राज्य का नहीं होगा, ठीक है, वो अलग राज्य स्टेट का होता है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम और राज्यपाल के सलाह पर, ठीक है।
इसके बाद हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है हाई कोर्ट के कॉलेजियम के सिफारिश पर। तो हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम होता है। हाई कोर्ट में कॉलेजियम कैसे होता है? तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और +4, यानी हाई कोर्ट का जैसे कि अभी अगर बिहार की बात करें तो संजय करोल साहब और 4 उनके वरिष्ठ सहयोगी पटना हाई कोर्ट के, ठीक है। तो ये हो जाएंगे क्या? तो ये हो जाएंगे पटना हाई कोर्ट के मतलब कॉलेजियम, और ये लोग पटना हाई कोर्ट में अन्य जजों को नियुक्त करना है तो इसका सिफारिश लोग किसको करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को। तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम क्या है? CJI +4। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम उसको देखेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम भारत के कानून मंत्री को रिकमेंड करेगी, फिर भारत का कानून मंत्री भारत के प्रधानमंत्री को रिकमेंड करेगा, फिर भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगा, और फिर इस प्रकार से हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति हो जाएगी। और साथ ही जजों की स्ट्रेंथ, हाई कोर्ट्स में जजों का स्ट्रेंथ क्या होगा? ये प्रश्न कभी कभी आपसे पूछा सकता है कि स्ट्रेंथ क्या होगा, नंबर्स कितने होंगे। जैसे कि हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तो फिक्स है कि 34 जज होंगे, मतलब 33 अन्य न्यायाधीश और एक CJI, तो टोटल हो गया 34। स्ट्रेंथ संविधान के ये संसद के द्वारा कानून बना करके फिक्स किया गया है। लेकिन हाई कोर्ट के यहाँ जजों का नंबर फिक्स नहीं होता है, वर्कलोड के हिसाब से जजों का ट्रांसफर वहां पर किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का जो है सो वहां पे आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस प्रकार से एक प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ इसलिए कहा जाता है कि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, और इसी वजह से ये सारा बात तो ये हो गया कि चलिए भाई ये प्री कॉम मेंस में आपको देख सकते हैं, लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकल बातें कि भाई अब इसमें आपको क्या हो सकता है कि किस प्रकार से जो है, तो किस प्रकार से जो है आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कि किस प्रकार से इसकी आलोचनाएं होती है, इसका महत्व क्या है और इसकी आलोचनाएं क्यों होती है ना। तो ये चीज जो है सो आपको समझना होगा कि इसकी आलोचना कैसे होती है और इसका जो है सो महत्व क्या है। तो देखिए कॉलेजियम का इंपॉर्टेंस क्या है? कॉलेजियम का इंपॉर्टेंस ये है कि इसके आने से न्यायाधीशों का कहना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के अंदर में सरकार का हस्तक्षेप बंद हो गया, कार्यपालिका का हस्तक्षेप बन गया, इसलिए जस्टिस इंपैक्ट नहीं होगा। अन्यथा अगर सरकार इन्वॉल्व रहेगी नियुक्ति की प्रक्रिया के अंदर में तो सरकार अपने अच्छे मतलब अपने लोगों को भेज देगी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर में, तो वो लोग सरकार को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो हमारे संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण DPSP के अंदर में, वो चीज इसके माध्यम से कि कॉलेजियम पूर्णतः कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट कर देता है, जिससे जस्टिस इंपैक्ट नहीं होगा। ये एक बात होती है, तो ये इसका एक महत्व हो सकता है, ठीक है। भ्रष्टाचार नहीं होगा, स्कैम्स की चीजें नहीं होंगी, तो इसके महत्व पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी आलोचना देखें तो इसकी भी आलोचना होती है। अगर 1970 के दशक में कार्यपालिका न्यायपालिका विवाद के वजह से कॉलेजियम व्यवस्था आया तो उसका कहना यह था कि सरकार के हस्तक्षेप की वजह से जस्टिस इंपैक्ट हो रहा है। तो यहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि आज कॉलेजियम व्यवस्था पर भी आरोप लग रहा है। क्या आरोप लग रहा है? कि कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर भी भाई भतीजावाद है, यानी कि जो नेपोटिज्म आप बॉलीवुड के अंदर में सुनते होंगे उस नेपोटिज्म का आरोप इस कोर्ट पे भी लगता है कि कोर्ट भी भाई भतीजावाद करता है इस कॉलेजियम के माध्यम से। अगर किसी का परिवार का आदमी सुप्रीम कोर्ट में जज है और कॉलेजियम का हिस्सा है तो वो ट्राई करता है कि उसका हाई कोर्ट का परिवार का सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, और जो कि हो रहा है। तो इस वजह से भी क्या है कि कॉलेजियम व्यवस्था पर जो है सो आरोप लगता है, ठीक है। तो ये तो आपको प्रिलिमिनरी के हिसाब से मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया है। फिर मेंस के लिए इसमें मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें कि आपको मेंस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें कि 150 वर्ड और 250 वर्ड के अंदर में आप किस प्रकार से इस पर प्रश्न लिख सकते हैं और किस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखेंगे और इसको याद रखेंगे, इससे आपकी न्यायाधीश नियुक्ति की प्रक्रिया आसानी से जैसो सॉल्व हो जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख करके बताएंगे, हम लोग उस पर आपको दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।